इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, जैसा कि आप सभी को मालूम है एनएचएम स्टाफ नर्स यानी कि जीएनएम एग्ज़ाम के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर शेड्यूल जारी हो चुका है। लेकिन अभी भी बहुत साथियों में कन्फ्यूजन बना रखा है, तो वो कन्फ्यूज इस वीडियो के साथ आपका कन्फ्यूज है वो दूर हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एक बार डीवी कंप्लीट होने के बाद एब्सेंट कैंडिडेट की लिस्ट जब भी आएगी, फिर चाहे वो आपके जीएनएम को लेकर हो, सीएचओ को लेकर हो या एनएचएम के कोई भी कैडर को लेकर हो, आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद फाइनल रिजल्ट को लेकर भी अपडेट आएगी, तो आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। और ये पीडीएफ और अब तक जितने भी कैडर के डीवी शेड्यूल जारी हो चुके हैं, वो सारी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज आपका डाउट है वो क्लियर कर ही देते हैं। बहुत साथियों को ये डाउट था कि राजमेश में संविदा नर्स ग्रेड सेकंड और एनएचएम में संविदा नर्स यानी कि टोटली देखा जाए जीएनएम एग्जाम का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 29 नवंबर से शुरू हो रहा है। और यहाँ पर सभी साथियों का कहना है कि क्या यहाँ सभी का डीवी होगा, क्योंकि रोल नंबर में तो ऐसे लिखा हुआ है कि 510031 से लेकर 517534 तक को वालों को 29 नवंबर को बुलाया है, 2 पीएम से लेकर 6 पीएम के बीच में। सभी के लिए स्थान कॉमन है, पैरामेडिकल संस्थान जनता कॉलोनी गोविंद मार्ग आदर्श नगर जयपुर राजस्थान में। फिर और इसके बाद आप देख सकते हैं 517548 रोल नंबर से लेकर 526198 रोल नंबर तक वालों को 30 नवंबर को बुलाया गया है, 9 AM से लेकर 1 PM तक। उसके बाद आप देख सकते हैं 526205 से लेकर 534884 तक वालों को। लेकिन इस तरह से आप देख सकते हैं सभी रोल नंबर वालों के नाम आ चुके हैं, यानी कि इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। देखो, दस्तावेज सत्यापन के लिए आपका समय दे रखा है, आपको डेट भी दे रखी है और आपका स्थान भी दे रखा है। लेकिन उन्हीं कैंडिडेट को जाना है जिनके स्क्रूटनी फॉर्म का जो एसएसओ आईडी में लिंक शो हो रहा है, और इसके अलावा जिनको पर्सनली एसएमएस या मेल आया हो। अब विभाग ने क्या सोचा है, क्योंकि स्क्रूटनी फॉर्म भरने से पहले ही इन्होंने ये लिस्ट जारी कर दी है, तो इसलिए विभाग एक एक कैंडिडेट को सेलेक्ट करने से बेटर विभाग ने सोचा कि हम रोल नंबर की रेंज बता देते हैं। अब आपको कैसे चेक करना है, यानी कि जिनके रोल नंबर 510031 से लेकर 517534 है, इसका मतलब ये हुआ कि जिनके रोल नंबर 510031 से लेकर 517534 के मध्य रोल नंबर जिनके हैं, सिर्फ वे स्टूडेंट जिनको पर्सनली मेल एसएमएस आया हो या एसएसओ आईडी में आपको स्क्रूटनी फॉर्म का लिंक शो हो रहा है, वही कैंडिडेट इतनी रेंज के रोल नंबर के अंदर, क्योंकि इतनी रेंज में आपके टोटल 7503 कैंडिडेट आते हैं, तो इन 7503 को नहीं बुलाया। इन 7503 में से वे कैंडिडेट को जाना है जिनके लिए स्क्रूटनी फॉर्म का लिंक हो रहा है और जिन्हें पर्सनली एसएमएस या मेल के माध्यम से ये सूचना दी गई है कि इस डेट में इस स्थान पर इतने बजे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। तो सभी कैंडिडेट का डीवी नहीं होगा। बस इस पीडीएफ के माध्यम से यही डाउट था बहुत साथियों का। उम्मीद करता हूं आपका डाउट क्लियर हो गया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक बार लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको हर रेंज में टोटल बताता हूं कितने। देखो, सेकंड रेंज में आप देख सकते हैं 517548 से लेकर 526198 रोल नंबर तक वालों को बुलाया, यानी कि इस रेंज में भी आपके करीब 8650 के करीब स्टूडेंट को शामिल किया गया है। इसके बाद 526205 से लेकर 534884 इस रेंज में आपके 8679 कैंडिडेट को शामिल किया गया है। इसी तरह नेक्स्ट है 534887 से 542657, इसमें आपके 7770। इस तरह से आपके लगभग रेंज देखा जाए तो हर डेट में आपके 7000, 8000, 9000, और जब सब आप जोड़ोगे तो आपके जो टोटल आएगा वो 79,959 आएगा। इसका मतलब जीएनएम एग्जाम के लिए जितने स्टूडेंट ने आवेदन किया है, फिर चाहे उसके 40% नहीं बने हो, 35% SC ST नहीं बने हो, उनके भी रोल नंबर इस रेंज में आ गए, लेकिन उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं बुलाया गया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उन्हें को ही बुलाया गया है जिनको पर्सनली मेल एसएमएस आया हो, और इस रेंज में, यानी कि अब आपको किस डेट में जाना वो आपको मेल के माध्यम से सूचनाएं दे दी गई है। और इसके अलावा इस रेंज में आप देख लीजिए कि आपके रोल नंबर कौन सी रेंज के अंदर आ रहे हैं, उसके सामने आपके डेट और समय दे रखा है, और स्थान पैरामेडिकल संस्थान जनता कॉलोनी गोविंद मार्ग आदर्श नगर में आपको जाना है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस तरह से होता है, जिस तरह से सीएचओ वालों का हुआ था और एनएचएम के बाकी कैडर का हुआ, वो मैं आपको बता देता हूँ, और वही प्रोसेस आपके जीएनएम
जीएनएम एग्जाम के लिए भी रहेगा। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए किन किन कैंडिडेट को बुलाया गया है। अब जिनको लगता है कि जिनके भाई 40% भी नहीं बने वो भी देखेंगे, उनके भी यहाँ रोल नंबर शो हो जाएंगे, या जिसने परीक्षा भी नहीं दी उनके भी रोल नंबर यहाँ शो होंगे। क्योंकि विभाग ने क्या किया, जितने भी जीएनएम कैंडिडेट के स्टूडेंट थे सभी के रोल नंबर रेंज वाइज इन्होंने जारी कर दिए, और फिर स्टूडेंट अपनी रेंज के हिसाब से देख लेगा, जो एलिजिबल है उनको उस डेट में जाना है, जो एलिजिबल ही नहीं है उनको नहीं जाना है। अब आपका डीवी किस तरह से होगा, अब तक जिनके भी सीएचओ का हुआ उनका मैं बता देता हूँ। सबसे पहले क्या होता है, वहाँ पर आपको एंट्री मिलते ही टोकन नंबर दिया जाता है, उसके बाद आपको अंदर वापस भेजा जाता है, वहाँ पर आपका फ़ोटो वेरीफाई किया जाता है। फ़ोटो वेरीफाई वो अपने फ़ोन से आपका फ़ोटो वेरीफाई जैसे ही कंप्लीट होता है, उसके बाद आरएनसी सर्टिफिकेट आपका चेक किया जाता है आरएनसी विभाग द्वारा, आरएनसी अधिकारियों द्वारा। जैसे ही आरएनसी सर्टिफिकेट आपका वेरीफाई किया जाता है उसके बाद आपको अंदर भेज दिया जाता है। टोकन नंबर पर जो आपके नंबर दे रखे हैं उसी सीट पर आपको जाके बैठना होता है। वहाँ 2 व्यक्ति होंगे, एक आपके सभी ओरिजिनल दस्तावेज चेक करेगा और दूसरा आपके फोटोकॉपी सेट है वो दस्तावेज चेक करेगा। आपके दस्तावेज किस क्रम में रखने हैं वो आपको चेकलिस्ट देखने को मिल गई होगी, उसी क्रम में आपको लिखना है, जिसमें सबसे पहले आपको 10th क्लास की अंक तालिका और 10th क्लास की प्रमाण पत्र रखने होते हैं। अब किसी किसी बोर्ड में क्या होता है, अंक तालिका प्रमाण पत्र अलग अलग होते हैं, तो किसी किसी बोर्ड में एक ही होते हैं। तो जिनके अलग अलग होते हैं उन्हें वो दोनों दिखाने होते हैं, जिनके एक ही होता है तो फिर उन्हें वो एक ही दिखाना होता है, क्योंकि कुछ बोर्ड में अलग होता है तो कुछ बोर्ड में साथ ही होता है। इसी की तरह बाद में आपको 12th क्लास की अंक तालिका प्रमाण पत्र दिखाने होंगे, सेम यही प्रोसेस। अंक तालिका से आपके मार्क्स चेक किए जाते हैं, प्रमाण पत्र से आपके डेट ऑफ बर्थ चेक की जाती है। इसके बाद आपको ग्रेजुएशन की डिटेल दिखानी होती है, जीएनएम से रिलेटेड जो भी कोर्स कर रखा उसकी डिग्री डिप्लोमा जो भी कर रखा वो दिखाना होगा। इसके अलावा उनकी अंक तालिका भी आपको दिखानी होगी। अगर आपके 4 सेमेस्टर थे या 6 सेमेस्टर थे उन सभी सेमेस्टर की आपको अंक तालिका दिखानी होगी, वो भी सेमेस्टर वाइज क्रम वाइज। इसके बाद आपको जाति प्रमाण पत्र दिखाना होगा। अब जाति प्रमाण पत्र की बात करें तो अगर आप SC ST कैटेगरी के हो तब तो आपका जाति प्रमाण पत्र एक बार बना हुआ जीवन पर्यंत वैलिड रहेगा। लेकिन अगर आप OBC कैटेगरी से हो या MBC कैटेगरी से हो या EWS कैटेगरी से हो तो आपका जाति प्रमाण पत्र अगर 1 साल से ज़्यादा पुराना हो गया है तो आप शपथ पत्र के माध्यम से काम चला सकते हैं, और वो भी अधिकतम 3 साल तक। इससे ज़्यादा पुराना हो गया तो आपको नया बनाना होगा। अगर किसी कैंडिडेट ने नया बना दिया है तो उसे शपथ पत्र की आवश्यकता नहीं होगी, वो नया वाला और पुराना वाला दोनों लेके जा सकता है। इसके बाद आपको मूल निवास प्रमाण पत्र भी दिखाना होगा। मूल निवास प्रमाण पत्र एक बार बनता है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हो, वो एक बार बना हुआ जीवन पर्यंत वैलिड रहेगा, फिर चाहे आपने 10 साल पहले बनाया हो या 15 साल या 20 साल पहले जब भी बनाए हो। मूल निवास प्रमाण पत्र के बाद आपको मैरिज सर्टिफिकेट, और जहाँ पर भी आपके शपथ पत्र को लेकर होगा तो वहाँ भी आपको मौका दे दिया जाएगा। अगर आपका कोई नहीं बना हुआ है तो वहाँ पर भी सुविधा अवेलेबल रहेगी, लेकिन शुल्क लिया जाएगा। इसके अलावा अगर आपका कोई दस्तावेज में कमी पाई जाती है तो फिर वो आपको 2-3 दिन का और मौका देंगे कि आपको वापस बुला देंगे कि उस समय आपको दिखाने होंगे। इससे अच्छा है कि अगर आपको किसी भी दस्तावेज में डाउट लगे तो आप उसे लेके जाइए, क्योंकि वहाँ 2-3 दस्तावेज ज़्यादा होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन 2-3 दस्तावेज कम हो गए तो आपको दिक्कत हो सकती है। इसी तरह आपको चरित्र प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता होगी। अब चरित्र प्रमाण पत्र टोटल आपके 3 आवश्यकता है। कितनी? चरित्र प्रमाण पत्र आपके टोटल 3 चाहिए होंगे, जिसमें से 2 तो अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी किए होने चाहिए और वो आपके सगे संबंधी नहीं होने चाहिए, और एक आपने जहाँ से भी अंतिम शिक्षा प्राप्त किया वहाँ का चरित्र प्रमाण पत्र आपको बनाना होगा। इसके अलावा आपने जिस भी कोटे से फॉर्म भराया, चाहे वो स्पोर्ट्स पर्सन से हो, एक्स सर्विसमैन से हो, तलाक डिग्री से हो, जिस भी कोटे से भराया उसका प्रमाण पत्र दिखाना होगा, तभी आपको उस कोटे का बेनिफिट मिलेगा, अन्यथा आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसके अलावा हस्तलिपि नमूना भी आपको चाहिए होगा, जो कि आपने देखा होगा SSOID में भी आपने OTR बनाते समय अपलोड किया था, वही सेम हस्तलिपि है। हिंदी और इंग्लिश के नीचे खाली जगह वहाँ पर आपको वो चीज़ लिखनी होती है जो ऊपर दे रखा है, वही सेम चीज़, और दोनों जगह आपको अपने सिग्नेचर कर देने हैं। एक आपको कूट रचित को लेकर शपथ पत्र की आवश्यकता होगी, यानी कि आपने जो भी दस्तावेज दिखाए सभी सही ओरिजिनल हैं, किसी में भी कोई जाली दस्तावेज पाया जाता है तो आपके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। इसको लेकर एक आपका अटेस्टेशन फॉर्म है, और इसके अलावा आपको साथ में क्या लेके जाना है, देखो सभी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल भी लेके जाने हैं, उनके एक एक फोटोकॉपी सेट भी लेके जाने हैं, और फोटोकॉपी सेट पर आपको अपने सिग्नेचर भी करने हैं। और इसके अलावा स्क्रूटनी फॉर्म भी आपको लेके जाना है। अगर किसी ने ऑनलाइन आवेदन ना कर पाया हो और ऑनलाइन आवेदन अभी उससे नहीं हो रहा हो, टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, तो कोई बात नहीं, बोर्ड की वेबसाइट पर जाइए, वहाँ स्क्रूटनी फॉर्म का फॉर्मेट है, वहाँ से आप अपना स्क्रूटनी फॉर्म डाउनलोड कर लीजिए, उसमें जो पूछा गया है वो सब फिल कर लीजिए, और 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर RSSB बोर्ड के सचिव के नाम का लगाकर आप अपने दस्तावेज सत्यापन के लिए जा सकते हैं। तो मैं फिर से कह देता हूँ, दस्तावेज सत्यापन के लिए उन्हीं कैंडिडेट को जाना है जिनको पर्सनली मेल SMS आया हो, या फिर SSOID में आपको स्क्रूटनी फॉर्म का लिंक शो हो रहा है। जिनको लिंक शो नहीं हो रहा है
जिनको मेल नहीं आया है, SMS नहीं आया है, उनका दस्तावेज सत्यापन जाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया है उनके भी रोल नंबर इस रेंज में आपको देखने को मिलेंगे। अब आप ही सोच सकते हैं जिन्होंने एग्ज़ाम ही नहीं दिया उनका दस्तावेज सत्यापन किस बात का। तो विभाग ने एक एक स्टूडेंट को छांटने के बजाय डायरेक्ट रेंज बता दी है और इससे बता दिया है, क्योंकि स्क्रूटनी फॉर्म अभी भरे ही नहीं गए, 2 तारीख लास्ट है, लेकिन उससे पहले ये डीवी शुरू कर रहे हैं, इस वजह से विभाग ने ऐसे किया है। अगर विभाग डीवी बाद में शुरू करता है स्क्रूटनी फॉर्म भरने के बाद, तो विभाग ऐसा नहीं करता है, बाकी कैडर में जिस तरह से शेड्यूल निकाला है उसी तरह निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो सकता है, अगले महीने में आपको ज्वाइनिंग भी मिल जाए, प्रेशर हो सकता है आगे से आया हो, तभी आप देख सकते हैं 6-6 दिन के अंदर इतनी डीवी कंप्लीट करवाई जा रही है। अलग अलग विभाग को सौंप दिया गया है, कुछ और विभाग कहीं सीफू में हो रहा है, कहीं कहीं हो रहा है, कुछ और हो रहा है। लेकिन लास्ट बार आप ही देख सकते हैं CHO में 2-2 महीने लगे थे, GNM में भी 2-2 महीने लगे थे, ANM में भी 2-2 महीने लगे थे डीवी के लिए, जबकि लास्ट बार तो 3 ही कैडर थे। लेकिन इस बार आपके टोटल 19 कैडर है, जिनमें से 2 कैडर को तो माइनस कर दीजिए, 17 कैडर के डीवी एक साथ करवा रहे हैं अलग अलग डिपार्टमेंट द्वारा, और कुछ कैडर को तो 3-4 कैडर को एक ही दिन में लिया जा रहा है। तो इससे यही लगता है कि हो सकता है आपको अगले रोजगार मेले में जो दिसंबर लास्ट वीक में आयोजित होना है उसमें आपको ज्वाइनिंग मिल सके। तो ज्वाइनिंग अगर दिसंबर में मिल रही है तो ये श्योर है कि दिसंबर में ज्वाइनिंग से पहले आपका फाइनल रिजल्ट भी आ जाएगा, और जिन कैडर की कट ऑफ नहीं बताई जा रही उनके फाइनल रिजल्ट में फाइनल कट ऑफ भी बता दी जाएगी। यानी कि बहुत स्टूडेंट को ये भी शिकायत थी कि कुछ कैडर के तो कट ऑफ बताई गई है लेकिन कुछ कैडर में कट ऑफ भी नहीं बताई गई है। तो जिनमें कट ऑफ नहीं बताई गई है उनका जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो उसमें आपको कट ऑफ बता दी जाएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर इसी तरह NHM एग्जाम से जुड़ी पल पल की अपडेट दी जाएगी। फिर चाहे वो किसी भी कैडर से जुड़ी कोई भी अपडेट हो, फिर चाहे वो अपडेट आपके रिजल्ट को लेकर हो, स्क्रूटनी फॉर्म को लेकर हो, दस्तावेज सत्यापन को लेकर हो, एब्सेंट कैंडिडेट की लिस्ट को लेकर हो, या उसके बाद फाइनल रिजल्ट को लेकर हो। और इसके अलावा अब तक अगर आपको जो भी PDF चाहिए, चाहे वो दस्तावेज सत्यापन के शेड्यूल को लेकर हो, रिजल्ट को लेकर हो, एब्सेंट कैंडिडेट की लिस्ट को लेकर हो, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अब कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर पूछ सकते हैं, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें, क्योंकि उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे कि यहाँ जो रोल नंबर दे रखे हैं किन कैंडिडेट का DV होगा और किन का नहीं होगा।